नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपकी इस क्लास में। तो हमारी जो यात्रा है वो चल रही है यूपी बोर्ड की तरफ। तो देखिए, हमने यूपी बोर्ड में अभी जो हमारी 12th क्लास की सामान्य हिंदी की जो बुक है उसमें हमने गद्य साहित्य पढ़ लिया, हमने काव्य साहित्य पढ़ लिया। ठीक है, गद्य और काव्य को बहुत अच्छे ढंग से हमने समझ लिया है। उसके बाद में हमने जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसका फर्स्ट चैप्टर यानी कि राष्ट्र का स्वरूप जो वसुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा लिखा गया था वो हमने पढ़ा। वो पाठ पढ़ के मुझे भी अब थोड़ी सी देशभक्ति जाग गई है अंदर से, मतलब कि मैं भी अब देश के लिए या राष्ट्रीयता की भावना को अपने मन में बसाना चाहती हूँ। और मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप भी अपने देश के प्रति जागरूक रहिए, सचेत रहिए और ईमानदार रहिए। ठीक है, तो हमारा जो आज का जो चैप्टर है वो नया चैप्टर है। उसके बाद वाला चैप्टर नंबर 2 है हमारा, पार्ट नंबर 2, और उसका नाम क्या है? रॉबर्ट नर्सिंग होम में जो लिखा गया है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी के द्वारा। ठीक है, कौन सा? रॉबर्ट नर्सिंग होम में कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी के द्वारा लिखा गया है। और बहुत मज़ेदार ढंग से हम पढ़ेंगे। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो उनका जीवन परिचय पढ़ने जा रहे हैं कि लेखक है जो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, उनका जीवन परिचय क्या है, किस उपलक्ष्य में उन्होंने ये पाठ लिखा, पाठ लिखने के पीछे उनकी क्या संवेदनाएं थी, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे रॉबर्ट नर्सिंग होम पाठ का सारांश, यानी कि उसका मूल भाव क्या है, यानी कि उसका परिचय क्या है, किस उपलक्ष्य में ये जो पाठ लिखा गया है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो कन्हैया लाल मिश्र जी है, ये हमारे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी है। ठीक है, और ये लेखक, अब इनका एक संक्षिप्त परिचय पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले है जन्म। उनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? 29 मई 1906 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था? 29 मई 1906 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। और जो जन्म स्थान है वह है देवबंद, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ हम उत्तर प्रदेश लिखेंगे। ठीक है, सहारनपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। पिता थे इनके पंडित रमादत्त मिश्र। ठीक है, ये कौन थे? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। ठीक है, और इनके पिता कौन थे? पंडित रमादत्त मिश्र जी। ये हमको बहुत सारी चीजें याद रखनी है। संपादन किया था, यानी कि उन्होंने जो पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया था, उन पत्रिकाओं में से जो नाम दिए गए हैं ज्ञानोदय, नया जीवन और विकास। ठीक है, कौन कौन सी पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया उन्होंने? ज्ञानोदय, नया जीवन और विकास नाम की 3 पत्रिकाओं का संपादन किया था जो उनके लेखन जीवन से संबंधित है। ठीक है, लेखन विधा में उन्होंने गद्य साहित्य को लिया। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था गद्य और पद्य साहित्य क्या होता है। जहाँ विचार प्रधान होते हैं वे गद्य होते हैं, जो भाव प्रधान होते हैं वे पद्य होते हैं। तो वे विचार प्रधान व्यक्तित्व वाले लेखक थे, तो उन्होंने जो अपनी शैली अपनाई है, जो विधा अपनाई है, वह विधा है कौन सी? गद्य साहित्य की विधा। ठीक है, गद्य साहित्य की विधा में देखिए आप कहानी ले सकते हैं, संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, निबंध, यात्राव्रत, डायरी, आत्मकथा, साक्षात्कार, बहुत सारी चीजें ले सकते हैं। तो उनमें से देखिए इसमें क्या है हम पढ़ेंगे। और जो भाषा ली है उन्होंने तत्सम प्रधान। अब तत्सम प्रधान भाषा क्या होती है? भाषा देखिए 4 प्रकार के हम भाषा के अंग बोल सकते हैं। पहला है तत्सम, दूसरा होता है तद्भव, तीसरा होता है देशज और फिर विदेशी। ठीक है, तत्सम भाषा वह होती है जो संस्कृत निष्ठ होती है, यानी कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में यथारूप आ गए हैं बिना परिवर्तन के, ऐसे के ऐसे लिए जा चुके हैं। ठीक है, फिर बोलते हैं हम, जैसे हमने कहा कि कमरा, तो कमरा क्या हो गया? कमरा तो एक साधारण भाषा है, लेकिन हम उसे कहेंगे कक्ष। तो कक्ष क्या है? संस्कृत निष्ठ भाषा है। तो वह जो कक्ष है वो कौन से शब्द कहलाएगा? तत्सम शब्द कहलाएगा। तद्भव वे होते हैं जो संस्कृत से हिंदी रूपांतरण होकर फिर हिंदी में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, कक्ष को हमने जब कमरा लिखेंगे तो वो किस में चला जाएगा? तद्भव में चला जाएगा। घृत यानी घी, और जब घृत को हम घी बोलेंगे तो वो तद्भव में चला जाएगा। ठीक है, अब देशज शब्द वे होते हैं जो हमारी बोलचाल की भाषा में रूढ़ियों से आए हुए हैं, और विदेशी शब्द वे होते हैं जो विदेशी लोगों के आगमन से हमारी हिंदी में अपना स्थान बना लिया है जिन्होंने, वे विदेशी शब्द होते हैं। ठीक है, उसके अंदर देखिए आप बहुत सारे पुर्तगाली या फारसी या फिर उर्दू, ठीक है, या सिंधी, कई तरह से ऐसे शब्द ले सकते हैं।
भाषा में तत्सम प्रधान उनकी भाषा है, शुद्ध और साहित्यिक खड़ी बोली है। ठीक है, उस समय जो उत्तर प्रदेश का जो माहौल चल रहा था, तात्कालिक परिस्थितियां जो चल रही थी वो खड़ी बोली को लेकर चल रही थी। गद्य साहित्य में जितना भी लेखन लिखा गया है वो अधिकांश खड़ी बोली में लिखा गया है। खड़ी बोली को उस समय सारे लेखकों ने, अधिकांश लेखकों ने, सभी नहीं कहूंगी मैं, माफ कीजिएगा, कि अधिकांश लेखकों ने खड़ी बोली को अपने काव्य की भाषा बनाई थी, या अपने लेखन की भाषा बनाई थी, या अपने गद्य साहित्य की भाषा बनाई थी। तो खड़ी बोली उस समय बहुत ही अपने चरमोत्कर्ष पर थी, यानी कि बहुत ऊंचे स्थान पर थी। ठीक है, शैली के अंतर्गत लेंगे तो उन्होंने कौन सी शैली अपनाई है? भावात्मक शैली अपनाई है, वर्णनात्मक शैली अपनाई है और नाटकीय शैली अपनाई है। लेकिन देखें कि उन्होंने जितना भी गद्य लिखा है वह गद्य भावनाओं को लेकर लिखा गया है, किसी एक विषय को वर्णन करने के लिए लिखा गया है, यानी कि उसको बहुत ही वर्णनात्मक लेखन लिखा गया है, और नाटकीय लेखन लिखा है। नाटकीयता को लेकर नाटक का या कहानी का समापन होता है, या फिर किसी संस्मरण को लिया है तो उसमें भी नाटकीयता का आपको दृश्य दिखाई देता है। इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर उनकी जो शैली है भावनात्मक, वर्णनात्मक और नाटकीय शैली का यहाँ इन्होंने निरूपण किया है, मतलब अपने लेखन में स्थान दिया है। अब आती है उनकी प्रमुख रचनाएं। तो प्रमुख रचनाओं में देखिए आकाश के तारे। ठीक है, उनकी कौन कौन सी रचनाएं, उनमें से प्रमुख रचनाएं यहाँ लिए। बहुत सी रचनाएं लिखते हैं लेखक, कवि बहुत सी रचनाएं लिखते हैं, तो इतनी रचनाओं को आप यहाँ नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो उनका या तो संकलन होता है या कोई एक बंद बनाकर वो किसी एक पुस्तक में सारी रचनाओं को लिखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की रचनाएं हैं वो यहाँ पर दी गई है। वो जो उसमें से प्रमुख दी गई है, आकाश के तारे, धरती के फूल, माटी हो गई सोना, जिंदगी मुस्काई। ठीक है, इस प्रकार से ये उनकी ये सारी प्रमुख रचना है। और जो उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, जन्म पढ़ लिया हमने, जन्म स्थान पढ़ लिया हमने, पिता पढ़ लिए, उनकी प्रमुख जो उन्होंने पत्रिकाएं संपादित की थी वो पढ़ ली, उन्होंने शैली पढ़ ली, हमने भाषा पढ़ ली उन्होंने। ठीक है, और उनकी रचनाएं भी पढ़ ली। अब अंत में सारी चीजें करने के बाद देखिए जब ये मृत्यु को प्राप्त हुए तो कब हुए थे? 9 मई सन 1995 में। ठीक है, 9 मई सन 1995 में उनकी मृत्यु हो गई थी। स्वातंत्र्य संग्राम की ज्योति, यानी कि स्वतंत्रता आज़ादी, यानी कि आज़ादी की लड़ाई की जो अलख है, यानी कि जो संग्राम शुरू हुआ था, और पत्रकारिता की साधना में जिन साहित्यकारों और गद्य शैलीकारों का अभ्युदय हुआ, यानी कि आज़ादी की लड़ाई को और जागृत करने के लिए और उच्च शिखर पर पहुंचाने के लिए जिन गद्य और साहित्य का सहारा लिया गया और जिन लेखकों ने इन चीज़ों को अपनाकर और फिर आज़ादी की अलग जगाई थी, उसमें इनका अभ्युदय हुआ इन शैलीकारों का, यानी कि जिन्होंने भावों को जागृत किया है। देशभक्ति के लिए आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है वो उन्होंने अपने लेख में लिखा और फिर जनता तक पहुंचाने की कोशिश की। तो वहाँ उनका ये जन्म हुआ था इन शैलीकारों का। उनमें प्रभाकर जी का स्थान विशिष्ट है। ठीक है, जितने भी साहित्यकार थे, यानी जितने भी यहाँ पर लेखक थे, उन या गद्यकार शैलीकार, गद्य शैली के गद्य साहित्य के शैलीकार थे, उन शैलीकारों में जिनका जन्म हुआ था, कि जिन्होंने आज़ादी को लेकर लेख लिखा था, अपने विचार प्रस्तुत किए थे, उनमें कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का नाम विशिष्ट रूप से लिया जाता है, अग्रणी रूप से लिया जाता है। हिंदी में लघु कथा, लघु कथा का मतलब होता है छोटी कहानी। क्या होता है? छोटी कहानी। ठीक है, लघु कथा संस्मरण, यानी कि एक ऐसा जीवन का पूरा सारांश जो किसी लेखक को याद हो, वो अपने जीवन की कोई एक घटना लिखना चाहता हो। रेखा चित्र और रिपोर्टाज की अनेक विधाओं का इन्होंने प्रवर्तन और पोषण किया है, यानी कि उन्होंने छोटी कहानी, संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज जैसी विधाओं को उन्होंने अपने लेखन का विषय बनाया है। ठीक है, ये एक आदर्शवादी पत्रकार रहे हैं। अतः इन्होंने पत्रकारिता को भौतिक स्वार्थों की सिद्धि का साधन न बनाकर, यानी कि कई पत्रकार ऐसे होते हैं जो भौतिक, यानी कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए पत्रकारिता करते हैं, लेकिन कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने ऐसा नहीं किया है। उनके विचार ये नहीं थे कि मैं सिर्फ अर्थोपार्जन करूं, यानी कि धन को प्राप्त करूं, ऐसा नहीं था। तो उन्होंने भौतिक स्वार्थों की सिद्धि मतलब भौतिक स्वार्थ को सिद्ध नहीं किया है, उन्होंने उच्च मानवीय मूल्यों की खोज की है। ठीक है, यानी कि अपने
पत्रकारिता के अंदर उन्होंने जो विचार प्रस्तुत किए हैं वो मानवीय मूल्यों को बताया है कि मानव मूल्य क्या होते हैं, मानव जीवन जीने में, संसार में जीवन जीने के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग कर सकता है वो यहाँ पर बताया है और उनकी स्थापना में लगाया है। पत्रकारिता का उन्होंने जो प्रयोग किया है वह केवल धन कमाने के लिए नहीं किया है जो और कवि या लेखक करते थे, उन्होंने यहाँ पर मानवीय मूल्यों को अंकित किया है कि मानव की क्या क्या जिम्मेदारियां होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रभाकर जी का जन्म 29 मई 1906 में सहारनपुर स्थित देवबंद ग्राम के एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित रमादत्त मिश्र की आजीविका, मतलब कि देखिए यहाँ लेखक क्या बताना चाह रहे हैं कि जो लेखक है कौन, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी, उनका जीवन किस प्रकार से बीता था, उनके पिता क्या करते थे, ठीक है, क्या कार्य करते थे, वो यहाँ बताया गया है कि प्रभाकर जी का जन्म 29 मई 1906 को हुआ था सहारनपुर में और देवबंद नामक ग्राम था जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ हुआ था। वे सामान्य ब्राह्मण परिवार में थे, ठीक है, वे ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे और इनके पिता पंडित रमादत्त मिश्र की आजीविका पूजा पाठ और पुरोहिताई से थी। आजीविका का मतलब होता है जो उनका रोजगार था, आजीविका हम कह सकते हैं रोजगार, यानी कि उनकी जो रोजी रोटी चलती थी, उनका जो जहाँ से वे धन कमाते थे तो वह साधन क्या था, पूजा पाठ करके और पुरोहिताई थी, यानी कि पंडिताई करके, पंडिताइनगिरी करके, यानी कि पूजा पाठ या पुरोहिताई करके वे अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। पर विचारों की महानता, लेकिन उनके विचार कैसे थे, महान थे और व्यक्तित्व की दृढ़ता, लेकिन वे और साथ में अपने व्यक्तित्व के प्रति दृढ़ थे, यानी कि वे जो फैसला कर लेते थे उस पर निडर अटल रहते थे, दृढ़ रहते थे, दृढ़ता में श्रेष्ठ थे। कौन थे, रमादत्त जी, ठीक है, पंडित रमादत्त मिश्र जी जो कन्हैयालाल जी के पिता थे, उनके बारे में यहाँ बताया गया है। उनका जीवन अत्यंत सरल और सात्विक था, पर प्रभाकर जी की माता का स्वभाव कर्कश था, ठीक है। उनके पिता तो बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, लेकिन उनकी माता के लिए यहाँ पर थोड़ा विपरीत विचार प्रस्तुत किए हैं लेखक ने स्वयं की माता के लिए कि वे कर्कश विचारों वाली थी, स्वभाव वाली थी और उग्र थी, बहुत छोटी बात में ही बहुत ही उग्र हो जाती थी, मतलब लड़ने के लिए तत्पर हो जाती थी। अपने एक संस्मरण मेरे पिताजी में लेखक ने दोनों का परिचय देते हुए लिखा है कि वे दूध मिश्री तो माँ लाल मिर्च, यानी कि एक संस्मरण लिखा है लेखक ने, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने, वो उस संस्मरण का नाम है मेरे पिताजी। मेरे पिताजी के अंदर उन्होंने यहाँ उनके पिता और माता दोनों का परिचय दिया है, दोनों के स्वभाव के बारे में बताया है और एक पंक्ति लिखी है कि वे दूध मिश्री, यानी मेरे पिताजी तो दूध मिश्री थे लेकिन मेरी माता लाल मिर्च के समान चटकीली थी, बिल्कुल है, बहुत तेज तर्रार थी, ठीक है। इनकी शिक्षा प्राय नगण्य ही हुई, मतलब कि इनकी जो शिक्षा है वो ना के बराबर हुई थी, वे क्योंकि पिता इतना कमा नहीं पाते थे तो उनकी शिक्षा नगण्य हुई थी। एक पत्र में उन्होंने लिखा है हिंदी शिक्षा यानी कि सच माने पहली पुस्तक के दूसरे पाठ ख ट म ल यानी कि खटमल, ट म यानी कि टमटम, फिर साक्षात्कार संस्कृत, बस हरिओम, ये यहाँ तक उन्होंने हिंदी शिक्षा में पढ़ा था कि खटमल और टमटम और फिर उसके बाद में संस्कृत, बस हरिओम, यहाँ तक उनकी शिक्षा हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते, यानी बाप पढ़े ना हम, न तो उनका कहना है कि न तो पिता पढ़े और न मैं पढ़ पाया। उस किशोर अवस्था में जबकि व्यक्तित्व के गठन के लिए विद्यालयों की शरण आवश्यक होती है, मतलब कि युवा पीढ़ी, किशोर अवस्था बोलते हैं कि वह अवस्था ऐसी होती है कि जब आप एक व्यक्तित्व निर्माण के लिए विद्यालय जरूरी होता है, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण के लिए, यानी कि वह आगे बढ़े और आगे कुछ कर सके, अपने जीवन में अनुशासन बना सके। इस अनुशासन को बनाए रखने के लिए किसी भी व्यक्ति को एक विद्यालय की आवश्यकता होती है, वरना तो वो इधर उधर ऐसे ही अनपढ़ बन के, गंवार बन के भटकता फिरता रहेगा। तो किसी भी व्यक्ति के जीवन को सही तरह से सही दिशा में लाने के लिए उसको विद्यालय जाना आवश्यक होता है। लेकिन उस समय ये जो थे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी, वे शिक्षा से वंचित रहे, उन्होंने सिर्फ थोड़ा सा ही ज्ञान प्राप्त किया था, इससे ज़्यादा वे नगण्य यानी कि न के बराबर उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी थी, ठीक है।
यानी कि जबकि व्यक्तित्व गठन के लिए विद्यालयों की शरण आवश्यक होती है, प्रभाकर जी ने राष्ट्रीय संग्राम में भाग लेना ही अधिक पसंद किया। यानी कि वे चाहते तो विद्यालय में जा सकते थे, शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, लेकिन उस समय जब माहौल ऐसा चल रहा था कि स्वतंत्रता आंदोलन की अलग जग गई थी और उस स्वतंत्रता आंदोलन में ऐसे युवा लोग भाग लेते थे अपना सर्वस्व न्यौछावर करके, तो यहाँ पर भी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने अपने जीवन में शिक्षा को महत्वपूर्ण न जानकर देश के लिए लड़ना महत्वपूर्ण समझा और वे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना ही मतलब भाग लेने की उसमें कूद पड़े। ठीक है, जब खुर्जा के संस्कृत विद्यालय में पढ़ रहे थे तब इन्होंने प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता मौलाना आसिफ अली का भाषण सुना। ठीक है, किसका? तब पढ़ रहे थे तब उन्होंने प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता मौलाना आसिफ अली का जब भाषण सुना, जिसका इन पर इतना असर हुआ कि ये परीक्षा छोड़कर चले गए। ठीक है, इतना असर हुआ। देखिए भाषण है ना, कई बार हमारे जीवन को बदल देता है। तो ऐसा यहाँ पर प्रभाकर जी के साथ में भी हुआ कि जब वे संस्कृत विद्यालय में पढ़ रहे थे और वहाँ परीक्षा दे रहे थे, तो वो भाषण उनके कानों में जब गया, यानी कि वो बहुत जोर जोर से माइक में भाषण देते हैं, लाउड स्पीकर में देते थे पहले, तो जब भाषण उनके कानों में गया उन्होंने परीक्षा छोड़ दी और वो भाषण सुनने के लिए चले गए। उसके बाद उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा में लगा दिया। किनका भाषण सुना था? मौलाना आसिफ अली जी का भाषण सुना था, ये याद रखना है। और वे भाषण सुनने के बाद में उन्होंने परीक्षा छोड़ दी और सारा जीवन राष्ट्र सेवा में लगा दिया। ये सन 1930-32 तक और सन 1942 में जेल में रहे। सबसे पहले तो 1930 से 32 तक यानी कि 2 साल रहे, 31-32, और उसके बाद में सन 1942 में भी चले गए। तो 3 बार यानी कि 2 बार उनका जेल हुआ, और वर्ष कहेंगे तो ज़्यादा हुए हैं यहाँ पर। 1930 से 1932 के बीच इतना वर्ष उन्होंने लगातार रहे। फिर उसके बाद में वे वापस बाहर हो गए और 1942 में फिर जेल में चले गए। ठीक है, और निरंतर राष्ट्र के उच्च नेताओं के संपर्क में आते रहे। और ऐसे क्योंकि जेल में जाना पहले बहुत ही अच्छा माना जाता था किसी व्यक्ति के लिए कि जेल में गया है, इसका मतलब वो देशभक्त है, वो देश के लिए कुछ कर रहा है। तो जो बड़े बड़े नेता लोग आते थे वो भी उन लोगों से बातें करने आ जाते थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि इनके लेख इनके राष्ट्रीय जीवन के मार्मिक संस्मरणों की जीवंत झांकियां है। इनके जो लेख है वो सारे के सारे उनके जीवन की संस्मरण यानी कि उनके जीवन की यादों के लिए उपलक्ष्य में लिखे गए हैं। उन्होंने अपने जीवन में किन किन चीज़ों में, किन किन पड़ाव में क्या क्या देखा है, वो सारे उनके लेखों में हम पढ़ सकते हैं। उनके संस्मरणों को पढ़कर हम उनके जीवन के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उनमें भारतीय स्वाधीनता के इतिहास के महत्वपूर्ण पृष्ठ भी है, यानी कि आज़ादी के लिए उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है और आज़ादी के लिए जो हमारे देश में घटित हुआ है, वो सारा का सारा उनके जो लेख है उस साहित्य में हम देख सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन पत्रकारिता में लगा दिया। ठीक है, पत्रकारिता यानी कि समाचार पत्र पत्रिकाओं का संपादन करते थे, उसमें उन्होंने पूरा जीवन झोंक दिया जब उन्होंने आज़ादी की लड़ाई पूरी कर ली थी। 9 मई 1995 को इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। प्रभाकर जी के प्रसिद्ध प्रकाशित ग्रंथ इस प्रकार है। तो देखिए कौन कौन से ग्रंथ है। उन्होंने रेखा चित्र लिखा है, देखिए उन्होंने क्या क्या लिखा है, रेखा चित्र लिखा है, रिपोर्टाज लिखा है, संस्मरण लिखा है। तो ये ऐसी जो विधा है वो उन्होंने सारी लिखी है। रेखा चित्र में लिखा है नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, ये है उनके रेखा चित्र। और भूले बिसरे चेहरे, ये सारे उनके रेखा चित्र है। कौन से? नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना और भूले बिसरे चेहरे। ठीक है, उसके बाद आती है लघु कथा, यानी कि छोटी छोटी जो कहानियां लिखी उन्होंने, तो वो कहानियां कौन कौन सी है? आकाश के तारे और धरती के फूल, ये छोटी लघु कथा है, यानी कि छोटी कहानी है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। संस्मरण में देखो उन्होंने क्या लिखा है, दीप जले शंख बजे, संस्मरण लिखा उन्होंने। ये ललित निबंध यानी कि छोटे निबंध जो लिखे हैं, छोटे सुंदर निबंध लिखे, वो है क्षण बोले कण मुस्कुराए, क्या है? क्षण बोले कण मुस्काए, बाजे पायलिया के घुंघरू, ये 2 इनके ललित निबंध है, यानी कि छोटे निबंध है। निबंध लिखे हैं उन्होंने बहुत छोटी शब्दों में। और संपादन क्या है इन्होंने? देखिए इन्होंने नया जीवन विकास नामक 2 समाचार पत्रों का संपादन किया है। नया जीवन और विकास, ठीक है, 2 है, ये पहला और ये हमारा दूसरा।
उसके बाद इन पत्रों में प्रभाकर जी ने सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक समस्याओं पर आशावादी और निर्भीक विचारों को प्रस्तुत किया है। अब इन्होंने जो समाचार पत्र प्रकाशित करे थे, यानी कि उनका जो संपादन किया था, वो संपादन कौन सा, नया जीवन और विकास, इन 2 समाचार पत्रों के माध्यम से लेखक ने यहाँ पर सामाजिक, यानी कि देश की सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक समस्याएं जितनी भी थी, उन समस्याओं पर आशावादी का मतलब क्या होता है कि इन समस्याओं का निराकरण होगा, वो ऐसा सोचते थे। लेखक का ये मानना था कि जितनी भी देश में समस्या है, उन समस्याओं का सभी का निराकरण होगा, और निर्भीक विचारों को प्रस्तुत किया है। भले ही किसी नेता के विपक्ष में बोले हो, वो भले ही किसी राष्ट्र सेवक के विपक्ष में बोले हो, क्यों? क्योंकि उन्हें लगा है कि कहाँ किस प्रकार की कमी है। आज़ादी के बाद जब भारत की स्थिति उन्होंने देखी, 1995 में उनकी मृत्यु हुई थी, तो 1995 तक उन्होंने बहुत कुछ देखा था। 1947 और 95 के बीच में तो उन्होंने संपादन का कार्य किया था नया जीवन और विकास नामक पत्रिका के माध्यम से, और उन पत्रिकाओं में उन्होंने जो विचार प्रस्तुत किए थे, वो भारत की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति को उन्होंने उजागर किया था कि उस समय भारत में शिक्षा का क्या स्तर था, उस समय राजनीति का क्या स्तर था, क्योंकि एक पक्षीय राजनीति दर्शित हो रही थी, और जो भी समस्याएं थी वो राजनीतिक, सामाजिक समस्याएं किस प्रकार की थी, क्योंकि देश जब गुलाम था तब देश की पूरी जो रीढ़ की हड्डी थी वो टूट चुकी थी, समाज की जो अर्थव्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था थी, वो सारी की सारी बिखर चुकी थी। और आज़ादी के बाद में नेताओं का यह कर्तव्य था कि वो भारत की सामाजिक स्थिति को अच्छी करे और शैक्षणिक स्थिति को अच्छी करे, आर्थिक स्थिति को अच्छी करे। तो उसके ऊपर उन्होंने नेताओं के विपक्ष में भी कई लोग ऐसे थे, उन लोगों के विपक्ष में भी निर्भीक, यानी बिना डर से अपने विचार प्रस्तुत करे। किन के अंदर करे? उन्होंने जिन पत्रिकाओं का संपादन किया, नया जीवन और विकास नाम की जो पत्रिका थी, ठीक है। तो इस प्रकार से वे निर्भीक थे और आशावादी थे, और लोगों से, मतलब देश के नेताओं से यह आशा रखते थे, उम्मीद रखते थे कि मेरे विचारों को पढ़कर या मेरे विचार प्रस्तुति को देखकर उनमें यह ऐसा कोई भाव जाग जाए जिससे वो देश हित में कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाए, ठीक है। अब अन्य विशिष्ट रचनाओं में ये तो थे उनके कौन कौन से, रिपोर्ताज, ललित निबंध, लघु कथा और संपादन, ठीक है। अब आते हैं उनके जो और विशिष्ट विचार प्रस्तुत करे थे, उनकी रचनाएं हैं, वे कौन सी है? महके आंगन चहके द्वार इनकी एक महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। महके आंगन तो चहके द्वार, ये उनकी बहुत ही अच्छी कृति मानी जाती है, इसलिए इसको विशिष्ट कृति के अंतर्गत यहाँ रखा गया है। आगे चलते हैं। इनकी रचनाओं में कालगत, आत्मपरकता, ठीक है, कालगत यानी कि समय के अनुसार आत्मपरकता, विचारात्मकता, यहाँ आएगा विचारात्मकता, ठीक है, और संस्मरणात्मकता की प्रमुखता दिखाई देती है। यानी कि इनकी रचनाओं में समय के अनुसार जो आत्मपरकता थी, जो विचार थे, और जो भी संस्मरणात्मक, यानी कि जो बहुत सारी चीजें उन्हें याद थी और संस्मरण के रूप में उन्होंने प्रस्तुत करी थी, वो सारी प्रमुखता उनकी रचनाओं में दिखाई देती है। पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्हें अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई। क्यों हुई? क्योंकि पत्रकारिता के माध्यम से उन्होंने जनता को जागृत किया, देश को आज़ादी के बाद की स्थिति से अवगत करवाया। तो इसीलिए उनकी पत्रकारिता का क्या कह सकते हैं हम, जो प्रसार है वो जनता तक पहुंचा, और जो पत्रकारिता का जो फलस्वरूप रिजल्ट हमारे सामने आया वो बहुत ही महत्वपूर्ण और अभूतपूर्व था, जो मतलब कि बहुत अनोखा था। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में अनेक सेनानियों का संस्मरण इन्होंने लिखा। जितने भी सेनानी थे जो स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे, उनमें से जो लेखक के विचारों के रूप में जो लेखक के संपर्क में आए थे, उन स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन का उन्होंने संस्मरण के माध्यम से प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपने गद्य साहित्य का विषय बनाया है, ठीक है। इन्होंने लेखन के अतिरिक्त व्यक्तिगत स्नेह और संपर्क में भी हिंदी के अनेक नए लेखकों को प्रेरित किया है। केवल लेखन ही नहीं किया इन्होंने क्या किया है? व्यक्तिगत स्नेह, यानी कि उनसे जिस व्यक्ति का स्नेह था वह, और जो भी व्यक्ति उनके संपर्क में आए हैं, उन्होंने हिंदी के नए
लेखकों को प्रेरित किया, हिंदी के जो भी लेखक नए नए थे उनको प्रेरित किया और उन्होंने उनको आगे बढ़ाया, जिससे लेखन कला को विकसित किया जा सके, ठीक है, और प्रोत्साहित किया और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन किया, ठीक है। इनके व्यक्तित्व की जो दृढ़ता है, दृढ़ यानी कि वे अपने निश्चय पर अडिग रहते थे, विचारों की सत्यता, अन्याय के प्रति आक्रोश, सहृदयता, यानी कि क्या कह रहा है लेखक, क्या कह रहे हैं कि इनके जो व्यक्तित्व है, कि इनका प्रभाकर जी का उनका व्यक्तित्व कैसा था, दृढ़ था, ठीक है। उसके बाद में विचारों की सत्यता, जो विचार प्रस्तुत करते थे वे सत्य करते थे, यथार्थ करते थे, किसी प्रकार का कोई ढकोसला नहीं होता था उसमें। अन्याय के प्रति आक्रोश, जहां भी अन्याय देखते थे वे आक्रोशित हो जाते थे और अपने लेखन का विषय बना देते थे। अब अपनी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से उन्होंने आक्रोश को यहाँ प्रस्तुत किया था, ठीक है। सहृदयता, सबसे सहृदयता के भाव यानी कि प्रेम भाव से रहते थे। उदारता, और वे बहुत ही नरम दिल के व्यक्ति थे, ठीक है, नरम हृदय के व्यक्तित्व थे, जल्दी से वे भावुक हो जाते थे। और मानवीय करुणा की झलक इनकी रचनाओं में मिलती है। मानवीय करुणा का मतलब होता है कि वे मानव की दीन दशा को देखकर भावुक हो जाते थे, तो वह भावुकता उनके काव्य में यानी कि उनके लेखन में, उनकी रचनाओं में मिलती है। अपने विचारों में से उदार, राष्ट्रवादी और मानवतावादी थे। वे अपने विचारों में मुख्य रूप से कैसे थे, उदार थे, राष्ट्रवादी यानी कि देशभक्त थे वे, और मानवतावादी थे यानी कि मानव जीवन को उच्च बनाने के पक्षधर थे वे, ठीक है। तो ये था हमारे विष्णु प्रभाकर जी का जीवन परिचय। आगे और हम पढ़ रहे हैं, इसलिए देश प्रेम और मानवीय निष्ठा के अनेक रूप इनके लेखों में मिलते हैं। इन्होंने हिंदी गद्य को नए मुहावरे, नई लोकोक्तियां और नई सूक्तियां दी है, ठीक है। जो मुहावरे चले आ रहे थे उनके अतिरिक्त और उन्होंने हिंदी गद्य को मुहावरे, लोकोक्तियां और सूक्तियां दी है। आपने पढ़ी होगी लोकोक्तियां क्या है, मुहावरे क्या है और सूक्तियां क्या होती है, ठीक है। कविता इन्होंने नहीं लिखी, ठीक है, ये कवि नहीं थे, पर कवि की भावुकता और करुणा इनके गद्य में छलकती है। जो भाव, क्योंकि जो गद्य होता है वो क्या होता है, विचार प्रदान होता है, और जो पद्य होता है वो क्या होता है, भाव प्रदान होता है। तो उन्होंने भले ही गद्य रचना लिखी है, लेकिन उनकी जो भावुकता है, उनकी भावना है, वो यहाँ गद्य में भी उन्होंने प्रस्तुत करी है। तो इससे पता चलता है कि वे एक भावुक यानी कि भावनाओं में बहने वाले व्यक्ति थे। यथार्थ जीवन की दर्द भरी, जो भी जीवन था मनुष्य का उस समय, स्वतंत्रता आंदोलन के बाद का जो समय था, वह समय दर्द भरा था, यानी कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, और बंटवारे के फलस्वरूप जब वे मतलब कि अपने स्थान से, यानी कि अपना कोई स्थान नहीं था और वो ऐसे ही घूमते फिर रहे थे, या उनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी, उनकी धार्मिक स्थिति कैसी थी, वहाँ पर जो रीति रिवाज चल रहे थे पुरातन काल से वो कैसे चल रहे थे, शिक्षा को लेकर देश में क्या व्यवस्था थी, ये सारी चीजों पर उनका हृदय वहां से भर जाता था। और अब वे यहाँ पर मतलब दर्द भरी अनुभूतियों को वे गद्य के माध्यम से, संपादन के माध्यम से प्रस्तुत करते थे, ठीक है। यानी कि वे भावनात्मक विचार प्रस्तुत करते थे, लेकिन किस शैली में करते थे, गद्य विधा में करते थे, ठीक है। तो अनुभूतियों से इनके गद्य में भी कविता का सौंदर्य भर उठता है, ठीक है। इसलिए इनके शब्द निर्माण में जगह जगह चमत्कार दिखाई देता है। जब चमत्कार दिखाई देता है वहां पर क्या होता है, काव्य होता है, क्योंकि चमत्कार तो काव्य में ही दिखाई देता है, गद्य में थोड़ी ना दिखाई देता है। लेकिन फिर भी उनके विचार ऐसे थे, दर्द भरे थे, मानवीय करुणा को लेकर थे, वे उदार व्यक्ति थे, तो वो उदारता, मानवीय करुणा और दर्द जो उनका था वो भावनाओं के साथ में बनकर और शब्दों में चमत्कार के साथ में बनकर और यहाँ गद्य के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया था। वार्तालाप में विदग्धता है और परिस्थिति चित्र में नाटकीयता है, यानी कि जो वार्तालाप था उनका, बातचीत करने का था जो तरीका था वो बहुत ही विलक्षण था, बहुत अच्छा था, ठीक है। और उस समय की जो स्थिति थी उसका चित्रण यानी कि उसका ऐसा का ऐसा उन्होंने यहाँ चित्र प्रस्तुत कर दिया था, ठीक है। नाटकीयता के माध्यम से किस प्रकार से माहौल था वो सारा का सारा चित्र के द्वारा, जैसे चित्र बना हुआ होता ना वैसा उन्होंने अपने गद्य शैली के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत किया था। इनके वाक्य विन्यास में भी विविधता रहती है। वाक्य विन्यास यानी कि वाक्य का जो बंटवारा है वो भी, वाक्य किस प्रकार से कहना है उसमें अलग अलग तरह से अलग अलग अनेकता देखने को मिलती है, अनेकता की झलक देखने को मिलती है। पात्र और परिस्थितियों के साथ इन्होंने वाक्य रचना बदली है, यानी कि पात्र और परिस्थिति क्या है
उस अनुसार उन्होंने वाक्य रचना यानी कि सरल वाक्य में बोलना है या मिश्र वाक्य में बोलना है, संयुक्त वाक्य में बोलना, वाक्य कैसे बोलना है वह उन्होंने बिल्कुल परिवर्तन कर दिया है पूरी तरह से। ठीक है, विनोद की परिस्थिति में, विनोद का मतलब क्या होता है? आनंद। विनोद की परिस्थिति यानी आनंद की परिस्थिति में छोटे वाक्य यानी कि छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से उन्होंने आनंद को प्रस्तुत करा है। चिंतन की मन स्थिति में लंबे वाक्य, और जब वे चिंता युक्त स्थिति में होते हैं तब उन्होंने लंबे वाक्यों को लिया है। और भावुकता के क्षणों में व्याकरण के कठोर बंधन से मुक्त हो कविता पूर्ण वाक्य रचना भी की है। जब वे भावुक हो जाते थे, किसी बात को लेकर दुखी हो जाते थे, वहां पर उन्होंने व्याकरण का कोई ध्यान नहीं रखा और उस व्याकरण के बंधन से मुक्त कविता पूर्ण रचना करी है। ऐसा लगता है जैसे कविता गा रहे हैं, यहाँ पर कवि ने काव्य की रचना कर ली है, लेकिन वह काव्य नहीं होता था, वह काव्य पूर्ण गद्य लिखा गया था। उन्होंने काव्य के रूप में गद्य को यहाँ प्रस्तुत किया था। ठीक है, आगे चलते हैं हम। प्रभाकर जी की भाषा सामान्यतया तत्सम शब्द प्रधान थी। हमने जब जीवन परिचय पढ़ा था तब हमने यही पढ़ा था कि उनकी जो भाषा थी लेखन की, वह लेखन की भाषा कौन सी थी? तत्सम प्रधान थी, यानी कि उन्होंने संस्कृत निष्ठ शब्दों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया था। शुद्ध और साहित्यिक खड़ी बोली थी। उस समय जब माहौल चल रहा था वो कौन सा चल रहा था? खड़ी बोली का चल रहा था, तो उनकी जो भाषा थी वो कैसी थी? खड़ी बोली थी। इन्होंने उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं के साथ देशज शब्दों यानी कि जो बोलचाल की भाषा होती है हम वह लेते हैं, देशज शब्दों एवं मुहावरों का भी प्रयोग किया है। सरलता, मार्मिकता, चुटिलापन, व्यंग और भावों को व्यक्त करने की क्षमता इनकी भाषा की प्रमुख विशेषता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? देखिए कि सरलता, उनकी जो भाषा है, उनके भाव जो व्यक्त होते थे तो सरलता के साथ होते थे। मार्मिक यानी कि मर्म, किसी के दुख को व्यक्त करने के लिए होते थे। चुटिलापन यानी कि छोटी बात में भी किसी ताने के माध्यम से, चुटिलापन और व्यंग दोनों बोलेंगे हम, ताने के द्वारा किसी बात को समझाने की कोशिश की थी यहाँ पर लेखक ने। और भावों को व्यक्त करने की, जो भाव उनके मन में थे उनको व्यक्त करने की क्षमता इनकी भाषा की प्रमुख विशेषता है। यानी कि ऐसी सटीक भाषा का प्रयोग करते थे जिससे पढ़ने वाला व्यक्ति यानी कि जिसके लिए ये व्यंग किया जा रहा है उसके लिए चुटीली बात के माध्यम से अपने मर्म को स्पष्ट कर देते थे। ठीक है, वर्णनात्मक, भावात्मक, नाटक शैली के रूप में इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। उनकी रचनाओं जो देखने को मिलती है वो कैसी होती है? वर्णनात्मक, किसी बात को वर्णन किया गया है बताने के लिए, एक व्यक्ति को बताने के लिए भी वर्णन किया गया है। ठीक है, भावात्मक यानी कि भाव प्रधान थी उनकी भाषा, भाव प्रधान उनके लेख थे, चाहे संस्मरण था, चाहे ललित निबंध था, चाहे लघु कथा थी, चाहे रिपोर्टाज थी, कुछ भी था वो सारा का सारा भाव प्रधान था। ठीक है, नाटक शैली के जो वे कहानी लिखते थे, कथानक जो उनका चलता था, चाहे संस्मरण में था चाहे किसी में भी था, तो वो कथानक ऐसी मतलब नाटकीयता को लेकर चलता था। नाटक के अनुसार जैसे स्टेप बाय स्टेप जो एक कहानी नहीं चलती उस तरह से उनके विचार वहां पर प्रस्तुत किए जाते थे। नाटक शैली के रूप में इनकी रचनाएं देखने को मिलती है। तो ये था हमारा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जीवन परिचय। ठीक है, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कन्हैयालाल मिश्र जी के द्वारा जो लिखा गया पाठ है, वो पाठ हम यहाँ पर आपके जो पाठ्यक्रम में प्रस्तुत किया गया है रॉबर्ट नर्सिंग होम में, उस पाठ का परिचय पढ़ रहे हैं हम। पाठ का परिचय क्या है? ठीक है, तो पाठ का परिचय हम देखते हैं। प्रस्तुत लेख रॉबर्ट नर्सिंग होम में लेखक ने इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम की एक साधारण घटना को इस प्रकार मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है कि वह हमें सच्चे धर्म अर्थात मानव सेवा और समता का पाठ पढ़ाने वाली बन गई है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि एक नर्सिंग होम है, नर्सिंग होम मतलब एक कोई फोर्टिस है यानी कि छोटा सा कोई अस्पताल है। ठीक है, उस अस्पताल में रॉबर्ट नाम का जो एक व्यक्ति है वो वहाँ पर एडमिट किया गया है, भर्ती कर दिया है उसे वहाँ पर। ठीक है, तो लेखक ने कहा है कि इंदौर के एक रॉबर्ट नर्सिंग होम में इंदौर का था। ठीक है, नाम था उसका, सॉरी मैंने यहाँ पर कहा कि रॉबर्ट नाम का व्यक्ति नहीं, उस नर्सिंग होम का नाम था यहाँ पर रॉबर्ट नर्सिंग होम। उस रॉबर्ट नर्सिंग होम की एक साधारण घटना है कि किस प्रकार यहाँ पर एक मार्मिक रूप में, यानी कि मार्मिक यानी बहुत दुखपूर्ण रूप में, जहाँ पर दुख को व्यक्त किया जाता है, जहाँ दुख व्यक्त होता है वो कौन सा होता है?
मार्मिक होता है, मार्मिक अनुभूति होती है वो, जहाँ पर किसी के मर्म यानी कि किसी की पीड़ा को समझा जाता है। तो हॉस्पिटल में यानी कि नर्सिंग होम में तो हम सामान्य तौर पे यही समझेंगे कि किसी की पीड़ा, कोई बीमार व्यक्ति है, कोई मरीज है, उसकी या तो किसी दुख के बारे में बताया गया, या उसकी पीड़ा के बारे में बताया गया, या फिर उसकी किसी बीमारी के बारे में बताया गया है। तो यहाँ इस नर्सिंग होम के माध्यम से देखते हैं क्या बताया गया है। तो रॉबर्ट नर्सिंग होम की एक साधारण घटना को इस प्रकार मार्मिक रूप में प्रस्तुत किया है कि वह हमें सच्चे धर्म यानी कि सच्चा धर्म क्या है, अस्पताल के माध्यम से यह प्रस्तुत किया गया है कि सच्चा धर्म, एक मानव का सच्चा धर्म क्या होता है, मानव की सेवा करना। ठीक है, हम अस्पताल के माध्यम से हम यही बता रहे हैं, लेकिन पाठ में क्या लिखा हुआ है यह हम आगे पढ़ेंगे। अर्थात मानव सेवा और समता, समता का मतलब समानता, यानी कि चाहे वह मरीज किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई किसी भी स्थान का हो, उसके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो डॉक्टर होता है उसके लिए सभी व्यक्ति समान होते हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, चाहे वो किसी धर्म का हो या किसी देश का हो, उसके लिए वह व्यक्ति एक मरीज होता है और उसका ये कर्तव्य बनता है, कर्तव्य नहीं हम यह कहेंगे कि उसकी जिम्मेदारी बनती है और उसके लिए ये करना ही होता है, क्योंकि उनको यह सिखाया जाता है कि मानव सेवा ही आपका परम धर्म है। ठीक है, तो यहाँ यह बताया गया है कि मानव सेवा और समानता का पाठ पढ़ाने वाली बन गई है कौन सी, ये रॉबर्ट नर्सिंग होम में जो रचना है लेखक द्वारा लिखी गई है वो यहाँ पे एक विलक्षण रचना बन गई है। यहाँ इन्होंने 3 सेवारत, सेवारत का मतलब क्या होता है, रिटायर्ड हो सकता है, यहाँ पर हम सेवारत बोल सकेंगे, जो सेवा कर रहा है। ठीक है, सेवारत यानी सेवानिवृत्त नहीं, सॉरी, जो सेवा करते हैं 3 ईसाई महिलाओं को देखा। ईसाई महिलाएं कौन सी, 3 ईसाई महिलाओं को देखा। कौन कौन सी, मदर मार्गरेट, मदर टेरेसा और सिस्टर क्रिस्टल हेल्ड। ठीक है, तो मदर टेरेसा के बारे में तो हम जानते हैं, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था सेवा के क्षेत्र में। ठीक है, दीन दुखियों की सेवा के क्षेत्र में उनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, तो इनके बारे में तो विश्व जानता है। और भी हम यहाँ पर रॉबर्ट नर्सिंग होम के माध्यम से जो पाठ लिखा है लेखक ने, हम भी जानेंगे कि और कौन कौन सी ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने सेवा दी है, अपनी निस्वार्थ सेवा दी है। तो कौन सी, मदर मार्गरेट, मदर टेरेसा और सिस्टर क्रिस्टल हेल्ड। ठीक है, मदर मार्गरेट अत्यंत बूढ़ी थी, ये तो बहुत बूढ़ी थी। ठीक है, और मदर टेरेसा अधेड़ आयु की, अधेड़ आयु का मतलब होता है 40 से ऊपर की जो आयु होती है, हम 40 से और 50 के ऊपर के बीच की जो आयु होती है उसे अधेड़ उम्र कहते हैं। ठीक है, और सिस्टर क्रिस्टल हेल्ड पूर्ण युवती, ये युवा व्यक्ति थी, ये तो बहुत बूढ़ी थी, ये एक अधेड़ उम्र की थी, यानी कि उन्होंने अपने जीवन का बहुत सा समय व्यतीत कर चुके थे। ठीक है, और जो सिस्टर क्रिस्टल हेल्ड थी वह युवा युवती थी। ये तीनों ही दीन दुखियों की निस्वार्थ सेवा करती थी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मदर टेरेसा फ्रांस की थी। ठीक है, मदर टेरेसा कहाँ की थी, फ्रांस की। और सिस्टर क्रिस्टल हेल्ड जर्मनी की थी, जर्मनी की। दोनों ही देश 2 विश्व युद्धों में विरोधी देश रहे थे। ठीक है, कौन कौन से, फ्रांस और जर्मनी दोनों एक दूसरे के विरोधी देश रहे थे। ठीक है ना, ये एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, इनमें घनघोर युद्ध हुआ था। जो प्रथम विश्व युद्ध था उसमें यहाँ पर घनघोर युद्ध हुआ था, फ्रांस जर्मनी के खिलाफ युद्ध कर रही थी, जर्मनी फ्रांस के खिलाफ युद्ध कर रहा था। ठीक है, तो देखिए, तो जो मदर टेरेसा थी वो फ्रांस की थी और सिस्टर क्रिस्टल हेल्ड थी वो जो जर्मनी की थी। तो देखिए, जो 2 दुश्मन देशों की जो 2 युवतियाँ थी वो आपस में कैसे मिल गई, एक ही स्थान पर उनको कैसे देखा गया, तो ये इस पाठ में आगे हम और पढ़ेंगे। पर मदर टेरेसा और मिस्टर क्रिस्ट हेल्ड, सिस्टर यहाँ लिखेंगे हम सिस्टर, सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड इस संकीर्ण यानी कि छोटी संकीर्ण राष्ट्रीयता से मुक्त थी। राष्ट्रीयता कहेंगे कि हम राष्ट्रीयता की भावना कैसी, कि एक देश दूसरे देश को नीचा दिखाए, एक देश दूसरे देश को मात दे, या एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों को मारे,
और एक देश के लोग दूसरे देश को हराए, इस प्रकार की ये जो संकीर्ण मानसिकता है उसको राष्ट्रीयता कहेंगे क्या? तो ऐसी छोटी राष्ट्रीयता से मुक्त थी वे तो संपूर्ण विश्व को ही अपना घर मानती थी, उनके लोगों को ही अपना परिवार मानती थी और संपूर्ण विश्व की सेवा करना अपना धर्म मानती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से छोटी सोच की जो राष्ट्रीयता थी उससे वे दूर थी। वे इस चीज को नहीं मानती थी कि जर्मन हमारे यहाँ फ्रांस जो मदर टेरेसा थी जो वो ये नहीं सोचती थी ये जो सिस्टर है वह जर्मनी की है अर्थात मेरी दुश्मन है, या जो सिस्टर क्रिस्टल थी वो नहीं समझती थी कि फ्रांस ये मेरे देश का दुश्मन है, तो यहाँ की जो ये मदर टेरेसा थे ये वो मेरी दुश्मन है। ऐसे उनके भाव नहीं थे, वो इन भावों से बहुत ही ऊपर के विचार रखती थी। उन्हें एक ही ईसाई धर्म से उदार मानवता, यानी दोनों ही ईसाई धर्म से संबंधित थी और ईसाई धर्म में उदार मानवता और निस्वार्थ मानव सेवा का पाठ प्राप्त हुआ था। जो बाइबल है उसमें यही लिखा गया है कि आपको जो धर्म है, आपका जो धर्म है वो भले ही ईसाई धर्म है, लेकिन जो मानव के प्रति आपका धर्म बनता है वो उदारवादी बनता है। मानव के लिए आपके विचार बहुत ही नरम होने चाहिए, बहुत ही प्रिय होने चाहिए। ठीक है, और जो भावना, जो सेवा करनी है आपको निस्वार्थ सेवा करनी है। आप किसी के लिए कोई कार्य कर रहे हैं तो आप ये नहीं सोचे कि बदले में आपको कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ईश्वर सभी जगह व्याप्त है, वो आपको देख रहा है कि आप किसके लिए कार्य कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ ईश्वर के लिए और मानव सेवा के लिए कार्य करना है। इस प्रकार लेखक ने अपने उदार मानवीय दृष्टिकोण को भी इस लेख में प्रकट किया है। ठीक है, किसके माध्यम से? मदर टेरेसा और सिस्टर क्रिस्ट के माध्यम से यह प्रस्तुत किया है कि भले ही देश दोनों दुश्मन थे, लेकिन उनकी जो जनता थी उनमें से कई लोग ऐसे थे जो देश की दुश्मनी को भूलकर और मानव सेवा के प्रति जागरूक थे। ठीक है, तो ये था आज हमारा रॉबर्ट नर्सिंग होम यानी कि कौन, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी द्वारा लिखा गया जो पाठ है उसका परिचय। और प्रभाकर जी का जो हमने परिचय पढ़ा वो बहुत ही विलक्षण और अद्भुत परिचय है जिसको हम भूल नहीं सकते, और आपको भूलना भी नहीं है, आपको याद रखना है, क्योंकि जो लेखक और कवि परिचय है वो हमारे जो प्रश्न पत्र है एग्जाम में उसमें आते हैं। आपको अभी से याद करना है तो आपको आदत हो जाएगी, अन्यथा आप जब परीक्षा के समय याद करेंगे तो आपका बहुत सारा याद करने का मटेरियल हो जाएगा और उस समय आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैसे ही हम लेसन पढ़ते हैं और लेसन में हम लेखक परिचय या कवि परिचय पढ़ते हैं या पाठ परिचय पढ़ते हैं तो आपको हाथों हाथ यानी उसी समय आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें पाठ का परिचय याद नहीं है तब तक हम पाठ को समझ नहीं सकते कि पाठ किस उपलक्ष्य में लिखा गया है, पाठ किसके द्वारा लिखा गया है, पाठ की जो विधा है वो क्या है, पाठ की जो लेखन शैली है वो क्या है, निबंधात्मक है या विवरणात्मक है या भावनात्मक है, जो विधा है वो कौन सी है, संस्मरण है या रेखा चित्र है या निबंध है या कोई कहानी है, क्या लिखी गई है। तो ये भी सब आपको याद रखना है। उसके साथ ही आपको याद रखना है कि कहानी का कथानक क्या है, यानी कि मूल भाव क्या है। अगर हम इस प्रसंग को याद रखते हैं तभी हम किसी कहानी, किसी निबंध यानी कि लेखन की किसी भी विधा को हम समझ सकते हैं कि जो हमारे जो पाठ दिया गया है उस पाठ में क्या बताया है, लेखक क्या कहना चाहते हैं। और फिर हमारे पास अंदर से यानी कि हमारे पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हो या कहानी के अंदर से यानी कि किसी लेखन के अंदर से प्रश्न दे दिए जाए, हमें सारे प्रश्नों के उत्तर आ जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पाठ्य पुस्तक के पीछे जो प्रश्न है उन्हीं के उत्तर हमें आए। एग्जामिनर हमें कहीं से भी क्वेश्चन कर ले, हमें उसका आंसर आ जाना चाहिए। इस तरह से हमें पढ़ाई करनी है। ऐसे ही नहीं करनी चाहिए कि नहीं हमने पाठ पढ़ लिया और हो गया, इस तरह से हमें नहीं करना है। हमें समझना है पाठ को, यानी कि किसी भी लेखक की कला को, उसकी कृति को आत्मसात करना है। जब हम आत्मसात कर लेंगे यानी कि हम उसके भाव को और उसके विचार को समझ लेंगे ना, तो फिर प्रश्न कहीं से भी उठ के आ जाए। तो हमारी जो तैयारी है वो अभी से होनी चाहिए। आप ऐसा ना सोचिए कि हम एग्जाम बहुत दूर है, 1 साल पढ़ा है, 1 साल कैसे निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। तो आप लोग बने रहिए, पढ़ते रहिए और हमारी जो यात्रा है उसको अच्छे से बनाए रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग बनाए रहिए। तो अब हम जो रॉबर्ट नर्सिंग होम में जो पाठ है उसका जो मूल पाठ है, मूल रचना है वो लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।